आरोप आप पे 20-25 दिन पहले से लगा। प्रतिक्रिया धनंजय सिंह की पहली आने में इतना विलंब क्यों? समाजवादी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को मजाक बना दिया। सरकार क्यों नहीं बोल रही? इस सरकार को बोलना चाहिए था। सवाल सरकार के ऊपर। देखिए, मैं तो खुद की इसकी नकल किया था, इस गाड़ी के नंबर की। मैं तिरुपति दर्शन करने गया था और उसी साल जिस साल मैं दर्शन करके लौटा, तो उसी वर्ष 3 फॉर्च्यूनर मैंने ली अपने लिए। शुभम के साथ जो फोटोज वायरल हुई उस पर क्या कहें? भाई, शुभम जायसवाल 5-6 महीना पहले आलोक आलोक के परिचित थे। आलोक, अमित, इन्हीं लोगों के परिचित। हमारे साथ कोई फोटो खिंचा सकता है। हमारे साथ तो बहुत से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बहुत से तमाम हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री की फोटो है, उसकी मीडिया चर्चा नहीं करती। तो भूषण भाई हम लोगों के बड़े हैं, हम लोगों से बड़े भाई समान है। योगी आदित्यनाथ जी हैं, संत आदमी हैं, और जितनी परिश्रम और मेहनत वो करते हैं, भी अखिलेश जी को बहुत सीखना चाहिए उनसे। जिस तरीके से आप अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन जब आप सड़क पर काफिले के साथ निकलते हैं, वीडियोस फोटोज में आपके साथ राइफलधारी दिखते हैं, तो वहां से संदेह पैदा होता है और सवाल खड़े होते हैं। एक नया नाम दे दिया गया है, कोडीन भैया। अखिलेश यादव से लेकर अभय सिंह, जो आपके पुराने दोस्त रहे, जौनपुर में आए शाहगंज महोत्सव में मंच से उन्होंने खुलेआम कहा कोडीन भैया आपको। नहीं, वो अपने लिए कह रहा था। बीते लगभग 1 महीनों से एक घटनाक्रम जो काफी सुर्खियों में रहा, कप सिरप कांड, उसको लेकर चारों तरफ खूब चर्चाएं हुई। चाहे इस पूरे मामले में एफआईआर हुई हो या फिर कोई बड़ी कार्रवाई रही हो, इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा नाम जो लगातार सुर्खियों में बना रहा, वो जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह का रहा। क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई जिनके साथ इनकी फोटोज वायरल हुई। एक गाड़ी का नंबर, जो खास करके इनकी गाड़ियों की सीरीज होती है, उस सीरीज की भी एक गाड़ी पकड़ी गई, तो उसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खुद जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी हैं, जिनसे पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है जिस शिवेश तरीके से जी। ये पूरा घटनाक्रम रहा 1 महीने का, पहली प्रतिक्रिया क्या है? मुझे ये लगा कि राजनीति में कितने हल्के लोग हो गए हैं। गंभीर विषय था तो गंभीरता से उठाया जाना चाहिए था, और अगर राजनीतिक मुद्दा है तो बहुत से मुद्दे हैं राजनीति में प्रदेश सरकार को घेरने के लिए। अगर आप प्रदेश सरकार को मान रहे थे, समाजवादी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को मजाक बना दिया। अगर इलीगल ट्रेडिंग हुई थी तो उसको सही तरीके से किन एजेंसियों से जांच हो, उस सब दिशाओं में बात करनी चाहिए थी। उसको न उन विषयों को न रखने के बजाय उन लोगों ने क्या किया कि इस इशू को अननेसेसरी का सेंसिटिव बनाने का प्रयास किया कि थोड़ा हल्ला गुल्ला होगा तो चर्चा होगी। मैंने पूरी तरीके से, जो मैं समझा 10-15 दिनों में, जिस तरीके से 15-20 दिनों तक ये वातावरण चलता रहा, मैं तो आश्चर्य इस बात को लेकर था कि सरकार क्यों नहीं बोल रही है। भाई, सरकार को बोलना चाहिए था। सवाल सरकार के ऊपर था। मेरे ऊपर तो मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग समय समय पर राजनीतिक मुद्दा बना के मुझे करते हैं, और हो सकता है उनके अंदर उनको लगता हो कि उनसे लाभ मिलता है, ऐसा करने से उनकी चर्चा हो जाती है। क्योंकि बिहार इलेक्शन से देखिए हार वार के आए हैं सब लोग, बड़ा डंका पीटे हुए थे, बिहार में 200 सीटें जीत रहे हैं किसी तरीके से। 30-35 सीट कुछ बच पाई है शायद, 200 से ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी अलायंस को मिल गया, वहाँ एनडीए अलायंस को मिला वहाँ पर। तो अब वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचक देसी कहावत है। तो कैसे यहाँ पे जब बिहार का चुनाव परिणाम आए, तो पूरे, मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में भी चर्चाई हो रही थी, अरे अब यूपी जीत जाएंगे। ठीक है, तो कुछ 37 एमपी जीतने के बाद थोड़ा सा आदमी जमीन से उड़ उड़ गए थे, लोग हवा में थे। बिहार इलेक्शन ने उसको फिर जमीन पे ला दिया इन लोगों को। नहीं, ये तो गड़बड़ है। इनको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में, प्रेजेंट सिनारियो में, पिछले जब से मोदी जी की सक्रियता बढ़ी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो इलेक्शन प्रभारी बने थे, कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट घोषित हुए थे, तब से मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 पॉलिटिक्स करती है। पहले भाजपा कार्यकर्ता बहुत आराम करते थे, अब आराम नहीं, इतनी ड्यूटी लगा दी जाती है, इतने बड़े बड़े लोगों की, उनके यहाँ जो राष्ट्रीय महासचिव, उनकी एक एक विधानसभा में ड्यूटी लगा दी जाती है। तो राजनीति का मतलब भी यही है, जितना ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखेंगे, चार्ज रखेंगे, तभी आपके साथ बने रहेंगे।
जहां आप स्पेस देंगे कहीं ना कहीं आदमी निकल जाता है। जनता तो वही है ना, पार्टियां कभी ताकतवर, जो मेहनत करती है वो ताकतवर होती है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी का कोई वो नहीं है। इस घटनाक्रम में जिन दो लोगों का नाम आया, वो चाहे आलोक सिंह का रहा हो या फिर अमित सिंह टाटा का, उनके साथ आपकी फोटोज वायरल हैं। एक वीडियो आपका सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें आप कहते हैं कि अमित सिंह टाटा हमारे छोटे भाई हैं। कहा जा रहा है वो रामपुर से ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ना चाहते थे और आपका उन्हें समर्थन था, और एक गाड़ी की सीरीज वाला भी नंबर है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय समाज में हम सीबीएसई, आप छोटे हैं मुझसे, आप जौनपुर के ही रहने वाले हैं, तो आप, मैं आपको जहां भी संबोधन हो आपको छोटे भाई की तरह ही संबोधन करूंगा। ठीक है, आप मुझे अगर पत्रकार से माइक हटाने के बाद भाई साहब ही करके संबोधन करेंगे। एक समाज, जैसे भारतीय समाज है, हम लोग बड़े छोटे का लिहाज करते हैं। हॉस्टल में हम लोग, जो हमसे एक साल सीनियर है, भाई साहब ही करके बात करते, छोटे को छोटा ही कहेंगे, छोटा भाई ही कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? आप बता दें, कोई और नामकरण हो। अगर आपके जो कुछ सोशल मीडिया हैंडलरों ने जिस तरीके से चलाया है, वो बता दे अपने छोटे भाई बहन को क्या कहते हैं, या समाज में जो लोग एक सामाजिक हो है, उसमें हम किसी को जो अपने से छोटे को क्या कहेंगे, तो बता दें। और रही बात 9777 सीरीज नंबर की बात, तो देखिए, मैं तो खुद की इसकी नकल किया था, इस गाड़ी के नंबर की। मैं तिरुपति दर्शन करने गया था और उसी साल, जिस साल मैं दर्शन करके लौटा, तो उसी वर्ष 3 फॉर्च्यूनर मैंने ली अपने लिए। तो उसमें जो है मैंने तीनों के नंबर 9777, वहाँ तिरुमाला ट्रस्ट के तमाम गाड़ियों के नंबर 9777। मैं देखा एक लाइन से कम 20 गाड़ियाँ खड़ी थी 9777, तो देखा सब पे तिरुमाला ट्रस्ट लिखा हुआ था, तो देवस्थानम। तो मुझे लगा कि यार, इसका मतलब अगर धर्म स्थान पे कोई नंबर किसी गाड़ियों का है तो इसको हम लोग भी रखा जाए। वो रख लिए, और देखिए उस नंबर का नेसेसरी चर्चा होती ही रहती है। तो और उत्तर प्रदेश में जो लोग, मैंने कहा ना, मुद्दे नहीं रहे, समाजवादी पार्टी हो या जो लोग भी इस तरीके का उठाते हैं, 1000 गाड़ियां प्रत्येक वर्ष यूपी में किसी भी सीरीज के नंबर से निकलती है। मान लीजिए 9777 निकली, तो क्या वो गाड़ी सारी हमारी ही है? भाई, हमारे चाहने वाले, हमारे समर्थक होते हैं, या जो, देखिए होता है कि हर आदमी की कुछ ना कुछ फॉलोइंग होती है, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, तो लोग ले लेते हैं। तो बहुत से लोग राजनीतिक हितों से, स्वार्थ से ले लेते हैं कि चलो हम, हमारी मदद हो जाएगी, हम लिए रहेंगे दिखने के लिए। देखिए, इस बात को बहुत इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आप पत्रकार हैं, ठीक है, कल आप बड़े पत्रकार बनिए, इंटरनेशनल लेवल के, आपकी एक पहचान बनती है। अभी आपकी कम उम्र में मेरी शुभकामना, आपकी शैली अच्छी है, आप बोलिए, बड़े पत्रकार बनेंगे, तो बहुत से जो नए लड़के आएंगे आपकी नकल करेंगे, आप जैसा दिखने का, आप जैसा बोलने का, आप जैसा उठने बैठने का प्रयास करेंगे। ये तो आदमी सीखता है ना, अपने पीढ़ियों से देखता है। लोग नकल करते हैं बहुत सी चीज़ों का, वैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो इसको लेके आज अजीब सा एक वातावरण बनाया गया है। पता नहीं, मुझे लगता है कि समाज में बड़ा हताशा के में है ये लोग, जो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप इस समय लगा रहे हैं। आपने कहा कि जैसे जो समर्थक होते हैं वो गाड़ियों का नंबर लेते हैं। समाज में जिस तरीके की छवि आपकी है, बाहुबली का टैग दिया गया है, क्या लगता है इतना आसान है आपकी सीरीज वाली गाड़ियों का नंबर ले लेना और आपके साथ फोटो खिंचा लेना? देखिए, हम तो सार्वजनिक जीवन में हैं, हमारे साथ कोई फोटो खिंचा सकता है। हमारे साथ तो बहुत से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बहुत से तमाम, हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री की फोटो है, उसकी मीडिया चर्चा नहीं करती है। मीडिया को चर्चा वो भी करनी चाहिए ना। हमारे साथ बहुत से वैज्ञानिक और उनकी भी फोटो होगी, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो मीडिया के लोगों को कहाँ, आपको किस चीज़ को, मैंने कहा ना, किस चीज़ को सेंसिटिव बनाया जा सके, उसी तरीके से सेंसेशन कैसे पैदा हो, वो काम कर रहे हैं आज के। और खासतौर से मेन स्ट्रीम की मीडिया नहीं, उसमें सोशल मीडिया जो हैंडलर हैं, जो पेड वर्कर हैं किसी के, वो इस तरीके का काम ज़्यादा करते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को उठाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने करीब एक चैनल की 6-7 मिनट की स्टोरी चलाई और उन्होंने समय समय पर वो एक आरोप लगा रहे हैं आपके सहारे योगी सरकार पर कि एक जातिवाद को प्रश्रय दिया जा रहा है, ठाकुरवाद की सरकार है, लगता है अब बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, ड्राइवर नहीं है, चाबी नहीं मिल पा रही। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी के मुंह से सब बातें अच्छी नहीं लगती, ठीक है, और वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, ठीक है, देश के कम से कम नहीं कोई तो 15-16 राज्यों में उसकी सरकार है।
और मैं आपको बताऊं, नेशनल पार्टी जो है, मैंने किसी और से भी बात कही थी, नेशनल पार्टीज जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यहाँ जात की राजनीति नहीं है, यहाँ समाज के सभी वर्गों में संतुलन बनाने की बात। चूंकि समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो जातिवादी चेहरा है और परिवारवादी चेहरा है, इसलिए जो है जैसा हमारा अपना चाल चरित्र होता है वैसा हम दूसरे में देखने लगते हैं, बस यही बात है। ऐसा क्यों क्या है कि अखिलेश यादव 2022 का भी चुनाव था तो उस समय आपकी क्रिकेट खेलते हुए फोटो को उन्होंने खूब वायरल किया। ऐसा क्या है धनंजय सिंह में कि लगातार अखिलेश यादव 2022 में भी और अब आपको ही टारगेट करते हैं? देखिए, हमको नहीं टारगेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों का लगता है, उनको लगता होगा कि हम लोगों का एक बड़ा नाम है, नाम लेने से वो बेसिकली हमारे समुदाय को टारगेट करते हैं, क्षत्रिय समुदाय को टारगेट करते हैं। और वो क्यों करते हैं वो ही बता सकते हैं, आप उनसे कभी इस बात को कहिएगा, हमने पूछा है वो क्षत्रियों को क्यों टारगेट करते हैं, और बंद कमरे में भी बात करते हैं अपने लोगों से। अभी रिसेंटली हमसे एक हमारे पत्रकार साथी आके, मैं नाम नहीं कोट करूंगा उनका, गए थे उनसे मिलने के लिए, तो कह रहे थे यार क्षत्रियों से बड़ी नाराजगी है समाज में। उन्हें ये नहीं पता, क्षत्रिय हमेशा न्याय के पथ पर रहता है और उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए। इस देश में मंडल कमीशन लागू करने वाले बीपी सिंह जी थे, और बीपी सिंह और चंद्रशेखर जी को उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो दो नेता अपने आप को उस आंदोलन में बड़े उभर के आए, माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री। इन दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में चंद्रशेखर जी और बीपी सिंह जी का ही योगदान रहा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी राजनीति करिए, सकारात्मक राजनीति करिए। अब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विदेशों में भी पढ़ के आए हैं, आपका एक्सपोजर बड़ा है, आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक हित साधने की बात होती है तो पता नहीं आप उन मुद्दों को भूल के नकारात्मक मुद्दों की राजनीति करने लग जाते हैं। मैं ऐसी उम्मीद अखिलेश यादव जी से नहीं करता हूं। ये जो घटनाक्रम पूरा रहा, खूब जब पीक पे रहा, आप पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे थे, तो उस दौरान कई जगहों पर गोंडा से पूर्व सांसद रहे कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा कि जांच होने दीजिए इस मामले में, सिर्फ फोटो आ जाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। देखिए, बृजभूषण भाई हम लोगों के बड़े हैं, हम लोगों से बड़े भाई समान है। अभी भी मीडिया कहेगा कि वो तो बड़े भाई कह रहे थे। भाई स्वाभाविक सी बात है, बृजभूषण भाई कोई बहुत उससे उनको तमाम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। आप देखे होंगे किस तरीके से 2024 के इलेक्शन के बाद किस तरीके आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगे, और बड़े संयमित व्यक्ति हैं और बड़ा शानदार अपने तरीके से जीवन जीते हैं। वो 2-3 घंटा जिम में बिताते हैं, एकदम मस्त मौला तरीके से जीवन जीते हैं, और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बाहर, अपने काम से काम रखते हैं, सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कम से कम उन्होंने बात कही, और यही बात मैं चाह रहा था कि सरकार कहे। सरकार जांच एजेंसियों का काम है जांच करना। आरोप सरकार के ऊपर लग रहा था कि बच्चे मर गए, नशीली दवा बिक रही है। अरे आप एक रेपुटेटेड कंपनी की दवा को आप नशीली दवा बता दे रहे हो, और दूसरी बात उसको पीने से बच्चे मर गए, कोई डेथ रिपोर्ट हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये बताना चाहिए था। भाई अखिलेश जी भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी ये दवा बिक रही थी इस प्रदेश में, तब भी उसी कंपनी की दवा बिक रही थी, इन्हीं मेडिकल स्टोरों पे बिक रही थी। कब कब के रजिस्ट्रेशन है सारे उठा के देख लिए, इनके दौरान भी तमाम कब सिर्फ पकड़े गए होंगे, आप डाटा निकलवा के देख लीजिए, तब ये क्या सो रहे थे। जब अपने 5 साल के मुख्यमंत्री काल में उठा के देखें कितनी रिकवरी कहाँ कहाँ पे सीजर हुए हैं इन दवाइयों के, तो अननेसेसरी के मुद्दे नहीं, ये तो आए दिन की प्रक्रिया है, चलती रहेगी, लोग पकड़ाते रहेंगे, बंद होते रहेंगे, इलीगल ट्रेडिंग के तमाम व्यापारों में करते रहते हैं लोग। तो एजेंसियां इसीलिए बनी हुई हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, तमाम लोग काम कर ही रहे हैं, अपनी जगह एजेंसियां काम कर रही हैं। तो राजनीति करने के लिए आप जाइए, किसानों की धान की फसल अभी कटी है, कितना नुकसान हुआ, बीच में बारिश हुई, उसके लिए तो मैं इनको बोलते हुए नहीं देखा। हमारे यहाँ पूर्वांचल में तमाम आधी फसल धान की लौट गई, जो एक सप्ताह बारिश हुई थी, उसमें हवा बहुत तेज चली थी, उनको किसानों को कंपनसेशन देना चाहिए, वो बात नहीं करने जाते हैं। ये छात्र हित की कभी बात कर ही नहीं सकते हैं। ये यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को कितना बदनाम किया इन्होंने, इनकी सरकार में बदनाम हुआ था। इनका एक जो चेयरमैन थे अनिल यादव जी, लोगों ने अनिल यादव चेयरमैन लगा दिया था, बोर्ड पे जाके उठा के देखें उस समय,
हम तो छात्रों के लिए गए थे उस समय। जो काम, ये भी तो नौजवान थे, इनको जाना चाहिए था वहां पर, जाके छात्रों के बीच में जाके बात करते। अपने आप को स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करते हो, आप जाते वहां पे छात्रों के बीच बात करना चाहिए, समस्या सुननी चाहिए थी और उसी समय हटा देना चाहिए था। आप जो है, जो आप करो सब ठीक है और दूसरा कोई सही करे तो उसको कहोगे आप गलत है। इस बीच आपकी तमाम वीडियो जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इसे किंग पिंग कहा जा रहा है, शुभम जायसवाल उनके साथ आपके वीडियोज हैं, फोटोज हैं, उसको लेकर एक और सवाल एक उठ रहा है कि ये आरोप आप पे 20-25 दिन पहले से लगा, प्रतिक्रिया धनंजय सिंह की पहली आने में इतना विलंब क्यों? देखिए, मैं वेट कर रहा था कि सरकार जवाब दे। पहले मैं पहले बोलता तो अननेसेसरी सरकार की स्थिति और होती। ठीक है, मैं चाहता था सरकार बोले इस विषय पे। आरोप हमसे ज्यादा सरकार के ऊपर था। मेरे ऊपर तो मैं समझ गया, अखिलेश जी जब बोले तो मैं कहा राजनीतिक के अपना शुरू हो गए। बिहार हारने के बाद कुछ ना कुछ ये सोच रहे हैं कि कुछ इस तरीके का र्यूमर उड़ाया जाए, उठपटांग किया जाए, ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए, समझ रहे हैं, और एंटी क्षत्रिय एक वातावरण बनाया जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, संत आदमी हैं, और जितनी परिश्रम और मेहनत वो करते हैं, अभी अखिलेश जी को बहुत सीखना चाहिए उनसे, समझ रहे हैं। वो कम से कम हमें लगता है 15-16 घंटे काम करते हैं प्रदेश के लिए। जितना उन्होंने प्रदेशों का दौरा, उन्होंने तमाम मिथक तोड़े। नोएडा कोई जाता नहीं था डर के मारे कि कौन सा एक वो था कि नोएडा जो जाता अगली बार मुख्यमंत्री नहीं जा, है ना। तो संत आदमी इसीलिए गेरुआ पहन के घूमते। हमारे यहाँ गेरुआ का बहुत आदर और सम्मान है हमारे हिंदू धर्म प्रथा में, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। उनको कोई वो नहीं है ना, तो इसलिए उनके ऊपर कोई आरोप तो लगा नहीं सकते व्यक्तिगत। 1,000 रुपए का कपड़ा पहनते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी नहीं, उससे भी सस्ता होगा उनका कपड़ा। करते क्या है वो, तखत पे सोने वाले व्यक्ति हैं। तो आप मुख्यमंत्री का मुकाबला कर रहे हो अगर, तो उस लायक बनो तो पहले। योगी जी को लेकर आप जो बोल रहे हैं, एक तो ये, और दूसरा शुभम के साथ जब आपकी फोटोज आती है तो उसको लेकर मुद्दा बनता है कि सरकार की तारीफ में खड़े हैं और सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। शुभम के साथ जो फोटोज वायरल हुई उस पर क्या कहेंगे? भाई, शुभम जायसवाल 5-6 महीना पहले आलोक आलोक के परिचित थे। आलोक, अमित, इन्हीं लोगों के परिचित थे। शुभम जायसवाल जो है, बनारस में उसका गृह प्रवेश था। मैं भी बनारस में, डेट थी, मैं तारीख थी, तो बोले कि भैया उसके यहाँ गृह प्रवेश, हमारा परिचित है, चले चलिए। मैं जानता भी नहीं था। तो उस दिन पहली बार उसके घर गया था, ये लेके गए थे। मैं डिनाई, तब अगर वो पुलिस के उसमें वांछित था, एफआईआर थी, तो घर कैसे रह रहा था? तो पुलिस का काम था ना करना। ये हमारा काम, हम पता करें कौन क्रिमिनल है, कौन ये है, किसके ऊपर मुकदमा है। ये पुलिस की ड्यूटी है ना। अगर शुभम वांछित था, उस समय अपने घर कैसे रह रहा था, व्यापार कैसे कर रहा था, वो टैक्स पे कैसे कर रहा था सरकार को? तो ये तो इनको सोचना चाहिए। हम जब तक कोई व्यक्ति, देखिए उस दिन जिस दिन मैं गया हूँगा उसके घर, या जिस दिन मैं उसके ले गए थे हम लोग घर ऑफिस पे, या जिस दिन हमारी फोटो उसके साथ रहेगी, क्या तब तक वो किसी केस पे वांछित था? अगर ऐसे ही है तो हम तो सार्वजनिक जीवन में है। मेरे घर भी वो आके हमसे मिल सकता था बनारस से। मैं जौनपुर में, पूर्वांचल में 2-4-6 जिलों हम लोगों का दौरा करते रहते हैं हम लोग। हमसे कोई गाजीपुर से आके मिल रहा है, कोई बनारस से आके मिल रहा है, वो ऐसे सिंपली मेरे घर पे आ जाता। मैं बनारस से आया हूँ, मेरा एक काम है मिलने का, तभी मैं मिलता, अपने घर पे मिलता। इसका मतलब मैं घर पे मिला हूँ उससे। ये तो सार्वजनिक जीवन में नेताओं के साथ इस तरीके के सवाल लोगों को नहीं खड़े करने चाहिए, नाजायज सवाल हैं। अखिलेश जी से तमाम लोग मिलने जाते हैं। अखिलेश जी का आलोक के साथ फोटो है, कोई लेके चला गया होकर मिलने, मैं जानता हूं। अखिलेश जी हो सकता है जानते भी ना हो आलोक को, हो सकता है जानते हो, वो तो स्वीकार भी नहीं करेंगे। जब वो अपने कैबिनेट के मंत्री को, राजा भैया को, प्रतापगढ़ में जाके भाषण दे रहे हैं, कहें कौन राजा? मैं तो ये नहीं कहूंगा, मैं तो कह रहा हूं मेरे आलोक के परिवार से पारिवारिक रिश्ते हैं, उनका बड़ा भाई मेरा दोस्त रहा है। मैंने कभी नहीं कहा आज आज आलोक मुसीबत में उनके परिवार को छोड़ दूंगा। मेरा ये चरित्र चेहरा नहीं है, और किसी का भी नहीं होना चाहिए। आप किसी के गलत काम में भागीदार मत बनिए। यह वही देश है यहाँ पे जयप्रकाश जी ने हजारों डाकुओं को सरेंडर करा दिया था पटना में, आत्मसमर्पण कराया गया। किसी को गलत से सही रास्ते पे लाने का प्रयास करना चाहिए।
इस पूरे घटनाक्रम में एक और नाम की जब एंट्री हुई तो पता अच्छा इस दिनों आपको पता है एक नया नाम दे दिया गया है कोडीन भैया अखिलेश यादव से लेकर अभय सिंह जो आपके पुराने दोस्त रहे जौनपुर में आए शाहगंज महोत्सव में मंच से उन्होंने खुलेआम कहा कोडीन भैया आपको नहीं, वो अपने लिए कह रहा था कि कोई इसी टाइप का काम वो करता रहता है। तो उसका एक वीडियो वायरल हुआ है ना। वो जो जिनके तीन लोगों के नाम एफआईआर है, तीनों उसके साथ खड़े थे। एक के साथ बाकायदा उसके जंघे पे हाथ मारते हुए कर रहा कट्टा तना है, कट्टा तना रहेगा। तो उसका जो स्तर है उसी टाइप का वो भाषण देता है, उसी टाइप की बात करता है वो। अपने पुराने रिश्तों को लेकर भी उन्होंने काफी बात की एक बड़ा घटनाक्रम है शायद 2002 का टकसाल सिनेमा कांड उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि न कहीं गोली चली न कुछ चला और अगर गोलियां बस चलती तो कोई बचता और उन्होंने कहा कि उस समय मैं हॉस्पिटल में था तो आप वादी हैं उस मुकदमे की क्या सच्चाई है बहुत सही बात आपने कही। गोली चली बनारस में, ये अपने आप को डिफेंस एविडेंस क्रिएट करने के लिए एक पीएससी में भर्ती रहा, दिखाया अपने को, बाद में पेपर ऊपर बनाया अपने ये और इसका साला। आप ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था, ठीक है, और क्षेत्र में ये और इसका साला केवल मोटरसाइकिल से घूम रहे थे और गिर गए, मुंह में चोट लग गई, ना अखबार में छपा, वो एडमिट भी हो गए और क्षेत्र में विधानसभा लड़े हो, 25-30 हजार वोट पाए रहे हो गए, तो कोई जनता भी देखने नहीं गई। कितने अलोकप्रिय आदमी थे भाई तुम। न पेपर में छप रहा है, न जनता जा रही, न कोई जा रहा, न तुम्हारे पिताजी को पता है बनारस में गोली चली तो उसके बाद पुलिस पकड़ के ले आई। इनके पिता को पता नहीं कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वहां एडमिट हैं। तो जाने दीजिए, ये समय आ रहा है तो सब जुडिश है, मामला कोर्ट का है, अब फाइनल बहस पे है समय के साथ। देखिए, जब आप एविडेंसेस फॉल्स क्रिएट करते हैं ना तो अपनी सजा को दावत देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कई बातें कही एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कहा कि उन्होंने आपको कमरा तक दिलाया लखनऊ में रहने के लिए उनका ये कहना है कि जिस मामले में मैं सजा काट रहा था उसी में ये फरार थे इसमें बोला गया, मैं आपको बताऊं, एक बात उसने अपने जीवन में हमें लगता है एक सही की। ये हम लोगों से पहले से हॉस्टल में था, गोल्डन जुबली हॉस्टल में आए तो वार्डन के पास ये हमारे साथ आया जाया करता था कि, और सब जगह हमारा परिचय हमारे बड़े भाई हमारे मौसी के लड़के करके कराता था। इतना तक तो सही है, बाकी इसकी जितनी बातें हैं सब झूठी हैं। अगर मैं जो चीज़ ये स्वीकार कर सकता हूँ कि हाँ हॉस्टल के अलॉटमेंट में इसका योगदान है, तो मैं सारी बातें कर सकता हूँ। अगर वो झूठ कह रहे हैं तो फिर सच क्या है आपका विपक्ष आना चाहिए अब देखिए, बहुत सी चीज़ें जो केस मुकदमे आज न्यायालय से सब खत्म हो गए। वो एक छात्र का मर्डर हो गया था, हेमेंद्र गुड्डू नाम था मेरा, उसमें मैं था नहीं उस दिन, यहाँ जौनपुर था। अगर मैं होता, हो सकता मैं भी साथ में रहा होता, मुलजिम बनता, लेकिन मैं जौनपुर था। चूंकि दो छात्र गुटों में जब झगड़े हो रहे तो आमने सामने झगड़े उस समय तमाम हुए, 307 के मुकदमे कायम हुए, लड़ाई झगड़े के मुकदमे कायम हुए थे। कम से कम हमारे 7-8 मुकदमों में 7 यही मुख्य अभियुक्त थे हर मुकदमे में। और उसके बाद मैं आपको सीरियसली बताता हूँ कि इस लखनऊ विश्वविद्यालय हम लोग पढ़ने के लिए आए थे कि चलो ग्रेजुएशन यहाँ से ठीक से करके CDS दे के निकलेंगे यहाँ से, उसके बाद देखा जाएगा। फिर आके राजनीति करने का जो संकल्प था उसमें बढ़ते 8 साल तक सोचा था कि आर्मी में रहा जाएगा, ये मेरा एक विचार था। लेकिन जब हम 1992 में एडमिशन लिए तो अक्टूबर में जाके, अक्टूबर या नवंबर की घटना होगी, ये जाके वहाँ झगड़ा कर लिया साइकिल स्टैंड पे 1 या 2 रुपए देने के चक्कर में, ये इसका स्तर था। और वहाँ गोली वोली चला के पकड़ गया, 307 का मुकदमा कायम हुआ, दफ़ा 25 का मुकदमा कायम हुआ। कोतवाल में जौनपुर था उस दिन, तो मुझे सूचना मिली वहाँ से, तब तो लैंडलाइन फ़ोन होता था, तो मैं फिर वहाँ से भाग के आया इसके लिए यहाँ पे, बस पकड़ के आया। और उसके बाद गया ठाकुरगंज थाने में, इससे मिला रात को, तो बंद है, तो पुलिस बहुत मारी थी, पब्लिक भी मारी थी इसको। उसके बाद जो है मेरे वकील हैं, मेरे परिवार के आदेश सिंह बार के अध्यक्ष भी रहे, आदेश भाई को मैं लेके गया, हमने कहा चलिए थाने मिला जाए। कोई नागेंद्र सिंह जी चंदौली के थे, इंस्पेक्टर थे। रात को जाके 12 साढ़े 12 बजे से थाने में मिलता हूँ मैं। इनके घर से भी नहीं कोई आया था, ना इनका कोई नात रिश्तेदार था, ना कोई संबंधी था।
हमसे 1 साल पहले से छात्रावास में रहते थे, छात्रावास से एक आदमी नहीं आया इस आदमी को देखने। तो अगले दिन इस आदमी को हमारे एक हम लोगों के गार्जियन स्वरूप बंस बहादुर सिंह है, नेता कहे जाते हैं आजमगढ़ के। वो सीनियर अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति। उनकी मारुति वैन थी, उससे इसको लेके आए हम लोग, अस्पताल में भर्ती कराए बलरामपुर हॉस्पिटल में 7 दिन। वहाँ एक सीएमओ थे, उस समय परिचित थे, जौनपुर के ही रहने वाले थे वो। उन्होंने इसको एडमिट कर लिया हम लोगों के कहने पे, और ये वहाँ पे करीब 1 सप्ताह रहा। उसी दौरान इसकी बेल भी करा के हम लोग छुड़ा दिए। जेल भी नहीं जा पाया पहली बार, इसकी इतनी होती है। तो ये बताएं, इनके पिताजी आके इनको छुड़वाए थे, इनका कोई नात रिश्तेदार आके छुड़वाया था, पैसा किसने दिया था जाके पूछिए, बताइएगा। और पहला मुकदमा वही लखनऊ में इसी के ऊपर लगा। हम लोग उसके बाद इसके चक्कर में तमाम हुआ है। ये तो फिर बाद में बबलू श्रीवास्तव गैंग ज्वाइन कर लिया। बबलू श्रीवास्तव गैंग में एक लड़का था राधे मोहन, उसके साथ वो बनारस से उठाया गया, उसके साथ था ये भागा, वहां से भाग के जौनपुर आया, उसका ला के इनकाउंटर कर दी पुलिस। यहाँ पर लखनऊ में दिखाया गया, लेकिन पकड़े वहां से थे उसको। यही बताया मुझे आके कि उसको उठा ले गए और यहाँ, और हम यार बच गए, और हमको पुलिस मार देगी। हमने कहा तुमको मैं इतना समझाया था न जाओ। इनके पिताजी को मैंने कहा था इनके, ये लड़का रास्ते से बिगड़ गया आपका चाचा, और इसको व्यापार कराइए। तो इसको बड़ा बुरा लगा था। और जब जौनपुर भाग के आया, गांव गया मेरे, फिर इसको हम लोग लेके आए। हमने कहा चलो तुम ही छात्र संघ चुनाव लड़ो, जीवन बच जाएगा तुम्हारा। इसको फिर इसके लिए रात भर हम लोग पोस्टर प्रिंट करा के पूरे यूनिवर्सिटी में लगवाए इसका। अरुण उपाध्याय को चुनाव लड़ा था, अरुण को किसी तरीके से समझाया, यार जाने दो, इसको पुलिस मार देगी। इसकी तो इतनी हम लोगों ने मदद की है। एकदम 1 नंबर का झूठा है, कभी भी ये सही, इसीलिए इसकी हालात यही है। आप कह रहे हैं कि बहुत मदद की हमने, लेकिन फिर क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा जिस तरीके से वो आप पर इतने वाइज रहते हैं, आरोप लगाते हैं। आप दोनों के बीच एक दुश्मनी की भी चर्चाएं खूब होती हैं। देखिए, कोई दुश्मनी हम अपनी तरफ से के साथ कभी कोई दुश्मनी नहीं रखे। उसने मेरे ऊपर गोली चलाई। अगर मैं उससे दुश्मनी रखता, अगर मुझे ये रखता कि नहीं, जो जो किया उसने क्रिया की है, मैं उसे प्रतिक्रिया करने की बात रखता, तो मैं 2002 में विधायक था, 7 में विधायक बना, सांसद रहा, तमाम। मैंने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। हमने कहा चलो, इसकी 2 बार मैंने जान बचाई थी। हम इसके विषय में कभी, मेरा 2002 से मैं एमएलए रहा हूँ, गोली चलने के बाद इसके 1-2-4 बार इसके विषय में बोला होगा, वो भी एफआईआर में, उसके बाद भी नहीं बोला होगा, मैं बता रहा हूँ, कभी भी नहीं। और तब से लेके कभी भी आप मेरा कोई स्टेटमेंट उठा के देखिए, मैं इसका नाम भी कहीं लिया हूँ। उस काबिल है ही नहीं मैं इसका नाम लूँ। ये तो मजबूरी में कुछ इसने ऐसे आरोप लगाए कि जिससे मुझे आके बोलना पड़ा। ये बार बार कहता है गुड्डू मुस्लिम एक संतोष सिंह मर्डर केस की बात करता है। ये गुड्डू मुस्लिम के साथ, हाँ, गुड्डू मुस्लिम के साथ इलाहाबाद में लूट करता था। कई मुकदमों में नहीं फंसा है किसी में, लेकिन एक मामले में ऐसा हुआ कि इसी के दोस्त था, अनिल विक्रम एक है, हॉकी खिलाड़ी हुआ करता था, नेशनल के जूनियर नेशनल खेला था वो। उसके पिताजी की छीन लिया स्कूटर ये, और बाद में उसी के पास कहा हमारे पिताजी की स्कूटर है, तो वापस किया। एफआईआर भी हुई थी उसमें। ये था, गुड्डू मुस्लिम था। उसके बाद 1992 में 15 जनवरी को आके जौनपुर में एक पेट्रोल पंप लूट लिया गुड्डू मुस्लिम के साथ ही। उसमें इसके अपने मामा के साथ सोचिए लूट किया है। इस तरीके का आदमी रहा है। तब तक हमारा इससे कोई परिचय नहीं था। उसके बाद इससे मेरा परिचय हुआ। टीडी कॉलेज कुछ लड़कों ने हमारा परिचय कराया था, और गुड्डू मुस्लिम से इसने उसकी हत्या करवाई, और इसी ने हमारा नाम उससे गुड्डू मुस्लिम से लेवाया। मैं क्या जानू गुड्डू मुस्लिम कौन है? गुड्डू मुस्लिम उठा के दे, वो तो इलाहाबाद का बदमाश है, इलाहाबाद में रहता था ये। इसी बीच इस समय 2 ऐसी सूची हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है। एक सूची संभावित 2022-23 की बताई जा रही है, जिसमें यूपी के माफियाओं की एक लिस्ट है, और एक और सूची वायरल होती है जिसमें आप पर 22 मुकदमे हैं, कई क्षत्रिय लोगों के नाम है, जिसमें ब्रजेश सिंह का भी नाम है, बादशाह सिंह का भी नाम है। कहा जाता है कि जितने सत्ता पोषित या उसमें आप भी इन्वॉल्व हैं, कहा जाता है कि आप लोगों का नाम क्यों नहीं है, क्यों सरकार वर्तमान में यूपी के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं करती। और अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के तहत अभी पहले जिले की सूची जारी की है, वो जौनपुर है। देखिए, मैं दूसरे की तो बात नहीं जानता,
लेकिन अखिलेश जी को जानना चाहिए कि 2003 से 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ठीक है, कितना पोषित और कितना पल्लवित उन्होंने किसको किया है वो बताएंगे। वो उनकी सरकार हमने बना, उनकी सरकार के खिलाफ भी लड़ा मैं। ठीक है, फिर 2012 से 17 उनकी सरकार रही, तो बताएं किसको पल्लवित पोषित किए, तब भी मैं वही था। समझ रहे हैं? तो नाजायज इस तरीके से देख, मैंने कहा क्या कि अखिलेश जी आज की डेट में मुझे ऐसा दिखता है कि वो कुछ सोशल मीडिया हैंडलरों से देखते हुए, उनके ट्वीट्स को देखते हैं, उनके फेसबुक पोस्ट को देखते हैं, उसी आधार पे अपना बना के अपने कुछ कुछ उटपटांग बोल देते हैं। उनको गंभीर राजनीति करनी चाहिए। अभी एज उनकी बहुत कम है, हम ही लोगों की एज है, और पढ़े लिखे एक्सपोजर है, उनके पास बहुत समय है अभी। उनको एक अच्छी राजनीति की दिशा में बढ़ना चाहिए। वो पुरानी और मस्खरे की राजनीति ना करें। मस्खरे की राजनीति केवल लालू जी ही कर पाए इस देश में, शायद दूसरा लालू नहीं पैदा होगा, मैं बता रहा हूँ। एक ये सवाल जिसको लेकर खूब चर्चा होती है इन दिनों, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद आपको लेकर काफी सॉफ्ट हैं। जब सवाल उठता है तो वो कहते हैं हमारे सहयोगी रहे, समर्थन करेंगे। संजय निषाद तो ये तक कहते हैं कि समय आने पर टिकट भी देंगे। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी जब अपनी निषाद पार्टी नहीं बनाए थे, तब से हमारे उनके संबंध हैं। 2014 में निषाद पार्टी का गठन नहीं हुआ था, वो सामाजिक अपना संगठन का काम करते थे। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, हमारे अच्छे संबंध रहे। 2019 के गठबंधन में हमने उनको इनिशिएटिव लेके उनको बीजेपी से गठबंधन कराया। वो समाजवादी पार्टी के चले गए थे उसमें बाई इलेक्शन में। मैं उनसे कहता था कि देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के साथ जो भी दल गया, जो छोटे मोटे जो दल बने, क्षेत्रीय दल और बैकवर्ड बेस्ड थे, उन सभी दलों को समाजवादी पार्टी ने खा के खत्म कर दिया। चाहे वो अपना दल, आप देख लीजिए, सोनेलाल पटेल जी एक भी चुनाव नहीं जीत पाए यहाँ। चाहे इंश्योर होता, उनके और विधायक जीत जाते थे, लेकिन वो न जीतने पाए, इंश्योर करती थी समाजवादी पार्टी। इवन निषाद पार्टी को खत्म कर देते। एक चौहान जी की पार्टी थी, वो जितनी छोटी पार्टियां थी उसको सभी वो चाहते थे खत्म हो जाए, केवल हम ही रहें। ये उनका एक वो रहा हमेशा समाजवादी पार्टी का रहता है। इसलिए मैंने उनसे कहा भारतीय जनता पार्टी में चलिए। भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा अपने साथ समाज के हर वर्ग को लेके चलने का काम करती है, और उसमें उनको इसलिए वो गए 19 के इलेक्शन में। देखो 19 में MP रहे उनके बेटे, और उसके बाद फिर जो है विधायक हो गए, सरकार में आ गए, मंत्री हैं आज की डेट में, अपनी राजनीति कर रहे हैं। उसी तरीके से ओम प्रकाश जी देखिए नेता आदमी है। ओम प्रकाश जी मित्र आदमी हम लोगों के। और मैं बताऊं, हम लोग वो साथ राजनीति में नहीं रहे। निषाद पार्टी के साथ तो थोड़े समय हमने राजनीति भी किया, लेकिन ओम प्रकाश जी बहादुर आदमी। इधर विगत कुछ 15-20 सालों की राजनीति में उत्तर प्रदेश में मैं पहला व्यक्ति देखा जो क्षेत्रीय दल और छोटा दल होने के बावजूद भी सरकार को छोड़ के बाहर चले गए। एक उदाहरण दूसरा बताइएगा हमको। लोग भले आलोचना करें, जिसका अपना हित और स्वार्थ हो। हमने आज तक उनकी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा हूं, मित्र है। मैं चाहता हूं ऐसे लोग रहें, संघर्षशील नेता बने रहने चाहिए, और समाज के पिछड़े वर्ग के लिए संघर्ष करते हैं वो ओम प्रकाश जी। ठीक है, बोली भाषा बहुत से लोगों को पसंद आएगी, बहुत से लोगों को नहीं पसंद है। ये देखना चाहिए को राजनीति किस तबके की कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। ये तो समझदारों को भी देखना चाहिए। ओम प्रकाश जी के विषय में एक बात बताऊं मैं आपसे। ओम प्रकाश जी इस प्रदेश में एक मूवमेंट चला रहे हैं कि अति पिछड़ों को आरक्षण मिले, और इस पक्ष में मैं भी हूँ। समाज में तमाम ऐसी जातियां हैं जो राजभर, निषाद, नाऊ, लोहार, कोहार, तमाम भी गौड़, ऐसी जातियां जो हैं, इनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। जो मंडल कमीशन लागू किया BP सिंह जी ने, उस 27% रिजर्वेशन में मैं आपको बताऊं, खाली 1-2 जातियों का जो है 26% पे कब्जा है। तो जो ओम प्रकाश जी की मांग है, सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। मैं तो आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से इस पर विचार करें। जिस तरीके से बिहार में मोस्ट बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन नीतीश जी ने लागू करके, आप देखिए पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं वहां पर, और सामाजिक न्याय भी मिल रहा है लोगों को, जो सभी को भागीदारी मिल जा रही है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी
मोस्ट बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन लागू करें। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, जब मुझे याद है जब हम पहली बार विधायक बने थे 2002 में, तो राजनाथ जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो इस एजेंडे को लागू करना चाहते थे, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में लागू हुआ है। तो अगर वो एजेंडा उत्तर प्रदेश में लागू हो जा रहा है, तो अगर आप राजनीतिक फायदे से ज्यादा सामाजिक फायदे की बात देखनी चाहिए और इसको लागू करना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव इस समय पीडीए को लेकर सियासत कर रहे हैं, उनका ये जो पीडीए समीकरण है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अखिलेश यादव बात में मत करिए अखिलेश जी को बार बार, समाजवादी पार्टी कहिए। समाजवादी पार्टी ने एजेंडा बनाया है पीडीए का, ठीक है। पहली बात, समाजवादी पार्टी को पीडीए शोभा नहीं देती। मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी ने 2007 में उत्तर प्रदेश की 17 जातियों को बैकवर्ड से निकाल के एससी में भेजने का वो किया था। जो बैकवर्डों को थोड़ा बहुत 1% 2% मिल जा रहा है, उनको हटा दो ताकि पूरा कब्जा हम कर लें, ठीक है। तो पहले उनकी नीयत देखिए, जो पीडीए का बना था उनका अलायंस, जो आज करते हैं, उस 2007 की समाजवादी पार्टी की नीयत देखिए। और मैं बताऊं, इनका पीडीए कोई एजेंडा नहीं है। ये परिवार जैसे एलडीए है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसे पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, समझ रहे हैं, और कुछ नहीं है ये। अगर सबकी भागीदारी हो तो समझ में आता है। पीडीए ही होता जो इनके लिए ताकतवर है, जो संपन्न है, वही इनका पीडीए है। एक एग्जाम्पल देता हूं, जौनपुर में अनुराग यादव की एक हत्या हो गई, गरीब परिवार, गला काट के हत्या कर दी गई, ठीक है। और 2 और जगह तो आप कूद फान के चले जा रहे हैं। उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप गए? कोई आपका नेता नहीं गया। आपको जाना चाहिए था। इनकी पार्टी से विधायक है वहां पर, उसी गांव की घटना है, इनको स्वयं जाके देखना चाहिए था। इसलिए नहीं गए, जो दूसरा परिवार मारा वो भी यादव थे और वो संपन्न थे, उनके घर में एक सब इंस्पेक्टर भी है, और गला काट के सर से धड़ अलग कर दिया कि माँ बाप के सामने, 2 बहनों के सामने। यही पीडीए है। गरीब के साथ नहीं खड़ेंगे, आप संपन्न के साथ खड़े हैं। संपन्न यादव आपका यादव है, गरीब यादव आपका यादव नहीं है। इसलिए जाति हो या पीडीए हो, इस तरीके की सारी बेईमानी है। जो ताकतवर, जो संपन्न लोग हैं वो हमारे हैं। उसी तरीके से देखिए, आप माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स करते हैं। आजम खां जी को देखते रहिए, क्या बोलते हैं, कभी गए हमारे यहाँ, बताते हैं। हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का जिला पंचायत सदस्य है, उसकी मदर है अकरम, तमाम उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, घर तोड़े गए। कोई समाजवादी पार्टी का नेता इनका तब पीडीए के नाम पे नहीं गया। जाना पड़ा, मुझे जाके देना पड़ा, मुझे बात करना प्रशासन से। भाई, उसके चाचा अगर गलत कर रहे हो तो उनको चाचा के साथ कार्रवाई करो, उनके भाभी, उनके भतीजे, सबके साथ काहे कार्रवाई करोगे? जो आराम से एक शांति से अपने घर रहे, उसे घर रहने दो। भाई, एक आदमी की गलती की सजा पूरा परिवार क्यों भुगतेगा? आप तो वहां दिखते नहीं, आप भाषण खाली बोलते हो, मीडिया में बोलते हो, ट्वीट करते हो। ग्राउंड पे जाके लड़ो ना। आए ग्राउंड पे, बता दें इनकी पार्टी के कितने लोग लड़ते हैं। ग्राउंड पे हम लोग जाके काम करते हैं। हम तो वोट की लालसा नहीं रखते हैं। हम कभी भी मुसलमान को मुसलमान के नजरिए से नहीं देखते हैं। मुसलमान इस देश का नागरिक, और नागरिक के नजरिए। कोई भी इस देश में, जो हम लोग तो राजनीति करने वाले व्यक्ति को इस देश के नागरिक के नजरिए सबको देखते हैं। हिंदू, मुस्लिम और क्या कहते हैं, सिख, ईसाई या जात के नजरिए से नहीं देखा जाता। लेकिन अखिलेश, आज मैं पहली बार इस बात को बोल रहा हूं, इस पिछले 1 दिनों से, कि पहली बार इन्होंने एक समुदाय को टारगेट किया हमारे। मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, मुझे गर्व है क्षत्रिय कुल में होने का। लेकिन आप इस तरीके से थोड़ी, आप हमारे पूरी बिरादरी को आप उस तरीके से क्षत्रियों को टारगेट करते रहेंगे। एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कह दोगे, योगी जी संत आदमी को आप क्षत्रिय कह दोगे, ठाकुरवाद कर दोगे। अरे भाई, आपसे ज्यादा जातिवाद किसने किया है? आप अधिकारियों को जातिवादी बना दे रहे हो। भाई, आपके रिजीम में भी हमारे तमाम, हमारे जौनपुर से तमाम हैं, आईपीएस आईएएस हैं, यादव समाज के लड़के हैं, बाहर हैं लोग। आप ऑन डेपुटेशन सब लोग आ गए थे यहाँ पर जब आपकी सरकार थी, तो आपके हो गए वो। अरे, हर आदमी होम स्टेट आना चाहता है, आए होम स्टेट अपना, 5 साल करके वापस पंजाब चले गए। जौनपुर से एक हमारे प्रदीप यादव हैं, तो अब आपके हो गए, कल उनको अछूत कर दिया जाएगा। तो आप इस तरीके की जो प्रथा और प्रचलन अखिलेश जी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अधिकारियों को अधिकारी के नजरिए से देखिए। अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के फायदे के लिए आप इस तरीके का वातावरण समाज में न बनाइए। पढ़े लिखे हैं आप, तो कम से कम एक अच्छा परिचय दीजिए
सकारात्मक राजनीति का। इस बातचीत के सिलसिले में एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। जिस तरीके से आप अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन जब आप सड़क पर काफिले के साथ निकलते हैं, वीडियोस फोटोज में आपके साथ राइफलधारी दिखते हैं, तो वहां से संदेह पैदा होता है और सवाल खड़े होते हैं। ऐसा है कि मैं तो सरकार से सुरक्षा मांगता हूँ, सुरक्षा दे दे, मुझे कोई लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, अभी मुकदमा चल रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि हत्याएं नहीं हो रही, प्रदेश में बंद हो गई हों। मैं तो, आप पता कर लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्या मैंने तमाम एक्स MLA एक्स MP को गनर भी दे रखे होंगे। कहते हैं ना, अखिलेश जी से भी जाके पूछिएगा जरा इस बात को, एक भी गनर हमारे पास सरकारी इनका दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार का। जो इनका विधायक था, जो पूर्व विधायक था, इन आज भाजपा में एजेंट के रूप में जिसको भेजे हैं, भाजपा से पल्लवित पोषित हो रहा है और समाजवादी पार्टी के एजेंडे पे बात कर रहा है वो। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि वो, उनका फायदा कौन कर रहा है, नुकसान कौन कर रहा है। अभय सिंह की बात आप कर रहे हैं। जाने दिए, नाम बार बार नहीं लेते हैं, तो उसमें जो है उसको समझना चाहिए। हम लोग इस तरीके काम नहीं करते हैं। हमने सरकार से कोई मांगने भी नहीं गए हैं। सरकार स्वयं समझे, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। खुद सरकार को, तो सरकारों को स्वयं असेसमेंट कराना चाहिए किस सार्वजनिक जीवन में किस व्यक्ति को खतरा है, किसको नहीं है। जरूरत हो दो, न जरूरत हो मत दो, कोई बात नहीं है। तो आपने देखा धनंजय सिंह जी हमारे साथ थे, जिन्होंने कोडीन कप सिरप को लेकर खुद पर लगे तमाम आरोपों और वर्तमान में जिस तरीके से अखिलेश यादव से लेकर अभय सिंह ने उन पर तमाम तरीके के संगीन आरोप लगाए हैं, उसको लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी है। सहयोगी जितेंद्र के साथ लखनऊ से फिल्म टिक्स के लिए शिवेश मिश्रा।